हेलो बच्चों, तो फिर से मोमेंटम क्लासेस आपके लिए एक न्यू वीडियो लेके आ गया। और इस वीडियो में हम लोग फिर से PYQ क्वेश्चंस को करने वाले हैं। वैसे क्वेश्चंस है जो रिपीट होने की फिर से संभावना है। तो लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका है एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 8 ओम। इलेक्ट्रिक हीटर क्या है मेरे बच्चों? इलेक्ट्रिक हीटर मेरा एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, और इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है तो डेफिनेटली इसका क्या होगा, एक रेजिस्टेंस होगा। हम लोग जानते हैं रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर जो है सो क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है इलेक्ट्रिक हीटर का। तो यहाँ मान लेते हैं कैपिटल आर मेरा क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर है। इसका वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको कितना दिया हुआ है, 8 ओम दिया हुआ है। बोला जा रहा है कि ये क्या करता है, सर्विस मेन से जो है आपका 15 एम्पियर करंट को ड्रॉ करता है। इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं। दैट मींस आई का वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना दिया हुआ है, तो 15 एम्पियर आपको बच्चों दिया हुआ है। कितने आवर में बात हो रहा है, तो ये आपके 2 आवर्स के लिए बात हो रहा है। आपसे पूछा जा रहा है कैलकुलेट द रेट एट व्हिच हीट इज डेवलप्ड इन अ हीटर। आप जानते हैं कि अगर इलेक्ट्रिकल हीटर, अगर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है तो डेफिनेटली क्या होगा, इससे अगर करंट का अगर फ्लो होगा तो कंडक्टर के अक्रॉस क्या हो जाएगा, आपका हीट जो है सो प्रोड्यूस होगा। और अगर हीट अगर प्रोड्यूस होगा तब हम लोग क्या जानते हैं, हीट जनरेटेड जो होगा तो डेफिनेटली मेरा क्या होगा, उसका फॉर्मूला H बराबर I² RT होगा। लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है कि रेट जो है सो आपका एट व्हिच हीट इज डेवलप्ड। इसका मतलब रेट का मतलब क्या होता है फिजिक्स में, टाइम से होता है। इसका मतलब एनर्जी को जब हम लोग टाइम से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, पावर मिल जाएगा। तो यहाँ हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं बच्चों, पावर के बारे में हम लोग बात करते हैं। हम लोग जानते हैं कि पावर का 3 फॉर्मूला हम लोग बात किए थे। पावर बराबर क्या होता है, तो पावर बराबर आपने पढ़ा था V/I होता है। एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था I² R होता है। एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था B² होता है। इस 3 फॉर्मूला में से हम लोग अकॉर्डिंग टू डेटा कौन सा फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा उसको सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ I का वैल्यू नोन है और R का वैल्यू नोन है, तो हम लोग पावर अगर निकालना चाहते हैं तो पावर का फॉर्मूला यहाँ यूज करेंगे I² R। I का वैल्यू ऑलरेडी नोन है। कितना है I का वैल्यू, 15 है। 15 का स्क्वायर हो जाएगा, R का वैल्यू आपका 8 है। 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225 इंटू 8 मल्टीप्लाई करेंगे, 5 8 जो आपका 40 हो जाएगा, ये आपका जो है 20 हो जाएगा, ये आपका 18 हो जाएगा, यानी 1800 वाट हो जाएगा। इसी को हम लोग लिख सकते हैं 1800 जूल पर सेकेंड। किसके इक्विवेलेंट होता है, पावर के इक्विवेलेंट होता है। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टडी द फ्लोइंग इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट को सबसे पहले हमें क्या करना है, स्टडी करना है। अब फाइनली हमें फाइंड करना है कि बैटरी से कितना एनर्जी जो है सो ड्रॉन है 10 सेकेंड्स में, ये हमें फाइंड करना है। यहाँ सबसे पहले हम लोग ये बात करेंगे, सेल इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सेल क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स होता है। और सेल हमें देता क्या है, तो पोटेंशियल डिफरेंस देता है। तो हम लोग लिखेंगे फ्रॉम द डिफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी हम लोग पढ़े थे क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है। वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ से हम लोग क्या करने वाले हैं, वर्क को हम लोग सब्जेक्ट बनाएंगे। तो वर्क बराबर क्या हो जाएगा, B/Q हो जाएगा। अब फाइनली हमें क्या करना है, Q का मतलब यहाँ क्या है बच्चों, चार्ज है। V का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, W का मतलब आपका वर्क डन है। तो फ्रॉम द डिफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वी नो दैट I बराबर क्या होता है, चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। चार्ज पर यूनिट टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, चार्ज का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो चार्ज बराबर क्या होगा, I/T हो जाएगा। यानी हम लोग यहाँ W बराबर क्या लिख सकते हैं बच्चों, तो W बराबर हम लोग लिख सकते हैं V, और Q बराबर क्या हो जाएगा, I/T हो जाएगा। यानी वर्क डन का जो फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपको, VIT। यही मेरा क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ड्रॉन होता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी ड्रॉन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा बच्चों, यहाँ से इलेक्ट्रिकल एनर्जी ड्रॉन का फॉर्मूला बन जाएगा आपका VIT। अब हमें फाइनली क्या करना है, V का वैल्यू नोन है, हमें I का वैल्यू निकालना होगा।
और टी का वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ सबसे पहले अगर हम लोग करंट के फ्लो को अगर देखें बच्चों, तो हम लोग जानते हैं कि करंट को कहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं। तो करंट को हम लोग सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से ड्रॉ करते हैं। ये आपका क्या है, सिंगल पाथ अवेलेबल है। तो आई करंट जो है सो आपका यहाँ तक रीच करेगा। यहाँ जब करंट आएगा तो फाइनली करंट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। कुछ करंट आपका 30 ओम से पास करेगा, कुछ आपका 20 ओम से पास करेगा। फाइनली दोनों इस पॉइंट्स पे आके मर्ज होके क्या हो जाएगा, आई करंट जो है हम लोग सेल को क्या कर देंगे बच्चों, रिटर्न कर देंगे। इसका मतलब ये है कि हमें V का वैल्यू चाहिए, I का वैल्यू चाहिए और T का वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से हम लोग सबसे पहले देख रहे हैं कि यहाँ नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस कितना है आपका, मोर देन 1 है। तो सबसे पहले हम लोग R इक्विवेलेंट को फाइंड करेंगे। हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, यानी 30 ओम और 20 ओम मेरा किसमें होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो हम लोग यहाँ सबसे पहले R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला लगाएंगे। 1/R इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा, 1/30 प्लस 1/20, क्योंकि दोनों के कॉम्बिनेशन में है तो दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। लोग वैल्यू को फाइंड करेंगे बच्चों, ये कितना हो जाएगा, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू आपका 60 एलसीएम ले लेते हैं यहाँ से। ये आपका हो जाएगा 32 जा और ये आपका हो जाएगा 23 जा, यानी 1/R इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना आएगा बच्चों, तो आएगा 5/60। और R इक्विवेलेंट का वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60/5 इक्वल्स टू आपका 12 ओम आ जाएगा। हम लोग देख रहे हैं कि हमें I का वैल्यू चाहिए। तो I के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ओम्स लॉ को अप्लाई करेंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वी नो दैट V बराबर कितना हो जाएगा आपका I इंटू R इक्विवेलेंट। हम लोग क्या करेंगे, I को सब्जेक्ट बनाएंगे तो कितना हो जाएगा, V/R इक्विवेलेंट। V का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है। V का वैल्यू किसके इक्वल है बच्चों, 3 वोल्ट के इक्वल है। तो V का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे यहाँ 3, R इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना है आपका 12। हम लोग 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, यानी 1/4 एम्पियर आपका करंट का वैल्यू आ गया। टाइम का वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है बच्चों, T बराबर आपका 10 सेकेंड्स दिया हुआ है। हम लोग फॉर्मूला को यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या है मेरा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ड्रॉन बराबर कितना हो जाएगा, VIT। V का वैल्यू आपका 3 है, I का वैल्यू आपने फाइंड किया 1/4, T का वैल्यू आपका कितना है 10 है। पुट कर दिए हम लोग, ये कितना हो जाएगा 30/4, कट करेंगे 2 2 जा, ये आपका 15 हो जाएगा। 15 में 2 से डिवाइड करेंगे 7.5 जूल क्या हो जाएगा बच्चों, आपका आंसर हो जाएगा। Let us start the question number 3 now. Question number 3 is given here. सबसे पहले बच्चों आपको यहाँ एक सर्किट डायग्राम दिख रहा है। सर्किट डायग्राम में हम लोग अगर करंट के फ्लो को सबसे पहले अगर देखना चाहते हैं तो सबसे पहले हम लोग सेल को कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ हम लोग को 2 इंच दिख रहा है, एक इंच आपका A है, दूसरा इंच क्या है B है। यहाँ हम लोग क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले सेल को कनेक्ट कर लेंगे। सेल को कनेक्ट करने से क्या होगा, हमें करंट का फ्लो जो है सो यहाँ पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट का फ्लो किस ढंग से हो रहा है। यहाँ से हम लोग यहाँ क्या किए हैं, एक सेल को कनेक्ट किए हैं। सेल इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सेल हमें क्या देगा, तो सेल का पोटेंशियल डिफरेंस मैंने भी मान लिया है। करंट का फ्लो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। इस पॉइंट पे जब हम लोग यहाँ रीच करते हैं डेफिनेटली, तो करंट जो है ना उसके फ्लो के लिए 2 पाथ अवेलेबल है। देयर आर 2 पाथ्स अवेलेबल फॉर फ्लोइंग द करंट हेयर। तो कुछ करंट आपका इधर जा रहा है, मान लेते हैं I1 करंट इधर गया और I2 करंट जो है सो आपका इस पाथ से निकल रहा है। यहाँ से हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि I1 जो करंट है वो 2 ओम से भी जाएगा आपका और X से भी आपका पास हो रहा है। इसका मतलब ये 2 ओम और X जो है मेरा कौन से कॉम्बिनेशन में हो जाएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में हो जाएगा। उसी तरह से I2 करंट किसे पास हो रहा है, तो 7 ओम से आपका पास होगा और 5 ओम से भी आपका पास हो रहा है। इधर से आपका I2 करंट और इधर से आपका I1 करंट दोनों मिलके क्या बन जाएगा, फिर से I करंट बन जाएगा। और फाइनली हम लोग सेल को क्या करेंगे, I करंट जो है सो यहाँ रिटर्न कर देंगे। तो हम लोग देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो करंट का फ्लो है ये किस ढंग से आपका हो रहा है।
यहाँ से मैंने आपको एक चीज बताया कि 2 ओम और x जो है ना, ये सबसे पहले कौन से कॉम्बिनेशन में है, सीरीज कॉम्बिनेशन में है, क्योंकि दोनों से होके सेम करंट ही पास हो रहा है। तो 2 + x मेरा किस में हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा। फिर यहाँ से हम लोग बात करें तो 7 ओम और 5 ओम जो मेरे पास रजिस्टर है, इससे भी होके सेम करंट नहीं पास हो रहा है। इसका मतलब 7 ओम और 5 ओम जो है ना, ये आपका सीरीज कॉम्बिनेशन में हो जाएगा। यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करें, ये मेरा हो जाएगा 2 + x, 7 में हम लोग क्या करेंगे, 5 को ऐड करेंगे तो मेरा 12 ओम हो जाएगा। और फाइनली हम लोग देख रहे हैं ये 2 + x और ये 12 ओम कौन से कॉम्बिनेशन में होगा, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में होगा। यहाँ आपको R इक्विवेलेंट का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है। R इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना दिया हुआ है बच्चों, 4 ओम के इक्वल दिया हुआ है। यानी R इक्विवेलेंट किस पॉइंट्स के बीच में है, A एंड B के बीच में है। तो हम लोग गिवन करके यहाँ लिख सकते हैं, गिवन करके हम लोग यहाँ लिख सकते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस A एंड B के बीच में आपको कितना दिया हुआ है बच्चों, तो दैट इज इक्वल्स टू 4 ओम। किसके इक्वल है, 4 ओम के इक्वल है। और मैंने अभी आपको बताया कि ये कौन से कॉम्बिनेशन में है, तो पैरेलल में है। तो हम लोग पैरेलल के लिए फॉर्मूला यूज कर लेंगे, 1/RAB बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 + x लिखेंगे हम लोग, प्लस 1 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। फाइनली हम लोग सॉल्व करके x का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो 1/RB का वैल्यू किसके इक्वल है, RAB का वैल्यू आपको बच्चों 4 के इक्वल दिया हुआ है। तो 1/4 बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 + x प्लस 1/12। इस 1/12 को हम लोग इधर मूव करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/4 माइनस 1/12 इक्वल्स टू 1/2 + x हो जाएगा। यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि हमें 12 एलसीएम मिल जाएगा, 4 3 जा 12 1 जा बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 + x। यहाँ से हम लोग 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, 2/12 इक्वल्स टू 1/2 + x हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 2 + x बराबर कितना हो जाएगा, 6। फाइनली x का वैल्यू कितना आएगा बच्चों, तो 6 - 2 बराबर आपका 4 ओम जो है सो इस x का वैल्यू आ जाएगा। यानी x का वैल्यू मैंने फाइनली कितना फाइंड किया, तो 4 ओम के इक्वल फाइंड किया। दिस वन इज माय राइट आंसर। Let us start the question number 4. According to question, you have to find the value of magnetic field. आपको मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू फाइंड करना है। मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू दिया हुआ है 2.4 × 10⁻⁻⁴ न्यूटन। करंट का वैल्यू आपको दिया हुआ है 12 एम्पियर्स। और वायर का लेंथ आपको दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर्स। और वायर जो है ना आपका मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा हुआ है। तो हम सबसे पहले आपको बताए थे कि यहाँ हम लोग गिवन करके अगर लिखें तो वी कैन राइट हेयर मैग्नेटिक फोर्स का जो वैल्यू है ये आपको दिया हुआ है, किसके इक्वल है बच्चों, तो दिस वन इज इक्वल्स टू 2.4 × 10⁻⁻⁴ न्यूटन। हम लोग देख रहे हैं करंट का वैल्यू यहाँ गिवन है आपको 12 एम्पियर्स दिया हुआ है एंड द लेंथ ऑफ वायर इज गिवन है 30 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि करंट मेरा ऑलरेडी एसआई यूनिट में है। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर एंड द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। डेफिनेटली वी नो दैट द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर बट गिवन इन सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या करेंगे, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। वी नो दैट 1 मीटर बराबर कितना होता है बच्चों, 100 सेंटीमीटर। अगर हम लोग सेंटीमीटर से जाएंगे मीटर में तो हमें क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। यानी 30/100 क्या हो जाएगा, ये मेरा मीटर हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 3/10 मीटर आ जाएगा आपका लेंथ ऑफ द वायर। हम लोग यहाँ फॉर्मूला यूज करेंगे। मैंने आपको बताया था मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है F बराबर I/L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट दिया हुआ है 2 वेक्टर्स का। तो मैंने बताया था क्रॉस में हमेशा क्या होता है, LB sin थीटा हम लोग लिख सकते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि कंडक्टर को कैसे रखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। इसका मतलब थीटा का वैल्यू यहाँ कितना होगा बच्चों, 90 डिग्री होगा। तो हम लोग यहाँ थीटा के जगह पे क्या पुट करने वाले हैं, 90 डिग्री पुट करेंगे। ILB ये कितना हो जाएगा, sin 90। sin 90 का वैल्यू हम लोग जानते हैं कितने इक्वल होता है, sin 90 आपका 1 के इक्वल होता है।
यहाँ हो जाएगा आई एल बी को हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला आ जाएगा आई एल बी, जब हम लोग कंडक्टर को फील्ड के परपेंडिकुलर प्लेस करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, डेटा को बच्चों पुट करेंगे। तो आई का वैल्यू यहाँ से नोन है 12 है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर ऑलरेडी हम लोग फाइंड कर चुके हैं, कितना है 3 बाय आपका 10 है। और बी का वैल्यू भी ऑलरेडी क्वेश्चन में हमें फाइंड ही करना है। और एफ का वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना दिया हुआ है 2.4 इंटू 10 के पावर -4 न्यूटन दिया हुआ है। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 24 बाई आपका 10 हो जाएगा इंटू 10 के पावर -4 इक्वल टू हो जाएगा 12 इंटू 0.3 इंटू बी। यहाँ से हम लोग देखते हैं 12 2 जा हो जाएगा और यहाँ डिवीजन में है तो 2 इंटू क्या हो जाएगा, ये 10 के पावर -5 हो जाएगा। डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा बच्चों 0.3 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा आपका बी का वैल्यू हमें फाइंड ही करना है। बी बराबर कितना हो जाएगा, ये 10 आपका ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 20/3 इंटू 10 के पावर -5, इतना टेस्ला आपका क्या हो जाएगा बच्चों आंसर हो जाएगा। यहाँ हम लोग टेस्ला अगर नहीं लिखेंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं न्यूटन एम्पियर मीटर लिख सकते हैं इसका यूनिट। तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा फाइनली। लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 5 नाउ। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है आपको, द फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज 0। बोला जा रहा है कि आपने ये पढ़ा है कि अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर को जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करता है जिसके कारण कंडक्टर क्या होता है आपका मोशन में आ जाता है। उसी कॉन्सेप्ट को यूज करके यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज 0। अगर एक करंट कैरिंग वायर है उसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में जब प्लेस करते हैं तो फोर्स जो होता है ना उसका वैल्यू किसके इक्वल है 0 के इक्वल है। डेट मीन्स फोर्स नहीं लगता है। तो बताना है कि वायर और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कितना एंगल है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है, वी नो दैट फ्रॉम द फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फोर्स एफ बराबर क्या होता है आई इंटू एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इसको हम लोग अगर फाइनली अगर ब्रेक करें तो ये क्या बनता है आई एल बी साइन थीटा बनता है। यानी हम लोग बात अगर करें एंगल का तो हम लोग यहाँ से ये देख रहे हैं कि जो मैग्नेटिक फोर्स है ना वो किस पे डिपेंड करता है, तो साइन थीटा पे डिपेंड करता है। इसका मतलब थीटा का वैल्यू अगर मैक्सिमम होगा तो फोर्स मेरा मैक्सिमम होगा, लेकिन हमें ये बताना है कि किस एंगल पे फोर्स का वैल्यू 0 के इक्वल होगा। तो हम लोग जानते हैं कि साइन 0 का वैल्यू किसके इक्वल होता है 0 के इक्वल होता है, और साइन 180 का वैल्यू भी कितना होता है बच्चों, तो ये भी 0 के इक्वल होता है। हम बताए थे आपको जब कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रखा जाता है, जिस डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में अगर कंडक्टर को प्लेस करते हैं तो एंगल कितना बनता है बच्चों 0 डिग्री बनता है। और इस केस में हम लोग जानते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स का जो वैल्यू होगा वो किसके इक्वल होगा बच्चों, तो 0 न्यूटन के इक्वल होगा। फिर आपने पढ़ा था कि मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में अगर हम लोग कंडक्टर को अगर प्लेस करते हैं तो एंगल कितना बनता था 180 डिग्री बनता था, यानी एंटी पैरेलल वेक्टर का यहाँ हम लोग बात करते थे। अगर फोर्स का डायरेक्शन अगर आपको फाइंड करना है तो मैंने ये बोला कि फोर्स के वैल्यू को अगर आपको मैक्सिमम करना है तो एंगल कितना होना चाहिए 90 डिग्री। और यहाँ दो केसेस है आपका, अगर कंडक्टर को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही प्लेस करेंगे तो थीटा आपका 0 डिग्री आएगा, इस समय मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू 0 के बराबर होगा। दूसरा केस ये है कि कंडक्टर को अगर आप प्लेस करते हैं मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में तो एंगल कितना बनेगा 180 डिग्री, और आप जानते हैं कि साइन 180 भी कितना होता है बच्चों, तो 0 के इक्वल होता है। यानी दो एंगल पे जाके आपका फोर्स क्या होता है 0 हो जाता है। एक थीटा का वैल्यू 0 डिग्री और एक थीटा का वैल्यू कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए।
तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि दोनों ऑप्शन गिवन है, 0 डिग्री भी है आपका और 180 डिग्री भी है, यानी ऑप्शन डी मेरा क्या हो जाएगा बच्चों, राइट ऑप्शन हो जाएगा। Let us start the question number 6 now. Question number 6 is given here. A wire of length 0.04 meter. Here the wire of length is given here 0.04 meter. We can write here the length of wire is given here 0.04 meter. Is placed perpendicular to a uniform magnetic field. A wire is placed perpendicular to यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड्स का मतलब ये है कि थीटा का जो वैल्यू है ये किसके इक्वल है बच्चों, ये 90 डिग्री के इक्वल है, क्योंकि कंडक्टर को जो प्लेस किया गया है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अगर ऐसे है तो कंडक्टर आपका ऐसे रखा हुआ है, इसका मतलब एंगल कितना है बच्चों, 90 डिग्री बन रहा है। मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ आपको दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड को बी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका न्यूमेरिक वैल्यू दिया हुआ है 0.30 टेस्ला। एंड फाइनली आपसे पूछा जा रहा है कि वायर पे कितना फोर्स लगेगा अगर करंट जो है जो 5 एम्पियर का फ्लो हो रहा है, यानी आई का वैल्यू भी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना एम्पियर है, 5 एम्पियर है। और फाइनली आपको क्या करना है, मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू फाइंड करना है। तो अभी मैंने पढ़ा था मैग्नेटिक फोर्स का जो फॉर्मूला होता है ये आपने सीखा है, क्या होता है, ILB साइन थीटा होता है। यहाँ हम लोग थीटा का वैल्यू कितना लेंगे, 90 डिग्री लेंगे, क्योंकि परपेंडिकुलर रखा हुआ है कंडक्टर, किसके, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा हुआ है। आई का वैल्यू आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 है, लेंथ ऑफ द वायर 4 बाय आपका 100 हो जाएगा। बी का वैल्यू भी आपको दिया हुआ है 30 बाई कितना हो जाएगा 100 इज इन टेस्ला। एंड साइन थीटा की जगह पे कितना लेंगे, साइन 90 लेंगे। साइन 90 मेरा कितना होता है बच्चों, 1 होता है, तो हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100 इंटू क्या हो जाएगा आपका 1। ये आपका 100 के बारे में बात करेंगे तो हो जाएगा 5 4 जा 20 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 हो जाएगा। ये 100 इंटू 100 ये आपका कैंसिल हो क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, यानी 6 बाई 100 डैट मीन्स कितना आ जाएगा, तो 0.06 न्यूटन क्या आ जाएगा आपका मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू आ जाएगा।